हाय गाइज। हाय गाइज। वेलकम ऑन अनअकैडमी। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद कुमार अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस फेस्टिवल सीजन में अनअकैडमी आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही खास ऑफर लेकर आया है। खास ऑफर क्या है कि आपका प्राइस ड्रॉप चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राइस ड्रॉप चल रहा है। और कितना प्राइस ड्रॉप चल रहा है? अप टू 50%। ठीक है, कितना चल रहा है? अप टू 50%, 50% तक का प्राइस ड्रॉप आप लोगों के लिए चल रहा है ऑल एसएससी एंड नॉन टेक और रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये जो है 6 मंथ, इसमें आप लोगों को 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ठीक है, कि जैसे अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये जो 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 4,219 रुपए में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 4,219 रुपए में मिल रहा है। और इस पर आपको प्लस का 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, उसके अलावा आपको जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 2,813 रुपए में मिल रहा है। और कितने मंथ का एक्सटेंशन है? 3 महीने का एक्सटेंशन। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को नए आयाम तक ले जा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रमोद के लाइव रेफरल कोड अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा आ रहा है यूज कोड, तो आप यहाँ पर एक कोड यूज करेंगे, प्रमोद के लाइव। ठीक है, जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा वो डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ये जो ऑफर है हमारा 31 अक्टूबर तक वैलिड है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये हमारा एक ऑल इंडिया रैंकर्स बैच आया है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए। प्री और मेंस के लिए हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बैच है आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्लासेज विल बी टॉट इन हिंदी और बाइलिंगुअल, दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेज चलेंगी। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश और बाइलिंगुअल। ठीक है, उसके अलावा 400 घंटे की इस बैच में आप लोगों की लाइव क्लासेज होंगी। 5 महीने का आपका इस बैच का ड्यूरेशन होगा। रेज एंड फीचर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट लेने वाला है, रामो सर क्वांट लेने वाला है, सुमित गोयल सर रीजनिंग लेने वाले हैं, रॉबिन सर जीएस लेने वाले हैं, और राहुल अरोड़ा सर जीए लेने वाले हैं, जितेंद्र कुमार सर भी जीएस लेंगे, और पूजा मैम इसमें इंग्लिश लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप टॉप एजुकेटर आप लोगों को इस बैच में क्लासेस लेने वाले हैं। ओके, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नवंबर में जो हमारी सुपर मॉक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है उसका भी पूरा का पूरा विवरण यहाँ दे दिया। कब कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होना है, सब चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे 2 नवंबर को सेक्शनल टेस्ट सीरीज है रीजनिंग का। ठीक है, जो कि आप लोगों का लगने वाला है। फिर आप लोगों का जो फ्री सुपर मॉक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है जो आपका 5 को, फिर 12 को, 19 को और 26 को। ठीक है, आप इन टेस्ट को जरूर ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आपका CHSL एंड MTS एग्जाम के लिए एक बैच और आया है। ठीक है, जो आपका 2 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। ये बैच भी आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि बाइलिंगुअल क्लासेज होंगी। बाइलिंगुअल ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 400 घंटे की लाइव क्लासेज रहेंगी। 5 महीने का बैच रहेगा। रेज एंड फीचर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये सारे के सारे एजुकेटर इस बैच में आप लोगों को क्लासेज लेने वाले हैं। रामो सर क्वांट लेने वाले हैं, सुमित गोयल सर रीजनिंग लेने वाले हैं, रॉबिन सर जीएस लेने वाले हैं, राहुल अरोड़ा सर जीए लेने वाले हैं, जितेंद्र सर जीएस लेने वाले हैं, और पूजा मैम इसमें इंग्लिश लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास मौका रहेगा, एक बहुत ही शानदार मौका रहेगा टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज का जो सेशन है हमारा, मैं आज आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक कौन सा है? कैलेंडर। ठीक है, आज आप सब लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक है आप लोगों के लिए कैलेंडर। कैलेंडर, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर कैलेंडर हमारे समझ नहीं आता है, कैलेंडर की बेसिक बातें हमें समझ नहीं आती है। तो इन सब चीजों का आज हम खत्म करेंगे और मैं आप लोगों को कैलेंडर की बिल्कुल बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है,
कि कैलेंडर के क्वेश्चनों को कम से कम समय में कैसे सोल्व करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कम समझ आता है या समझ नहीं आता है। तो आज इन समस्याओं का सबका समाधान मैं करने वाला हूँ। तो कैलेंडर टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्लास जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर के बारे में जितनी बेसिक जानकारी आपको बताई जाएगी, वो सारी बेसिक जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को कैसे तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर से क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो फिर हम वहां पर बहुत ज्यादा मिस्टेक उसमें पड़ जाता है, समस्या में, कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा था तो हमें समझ नहीं आया। तो इन सब बातों का जिक्र मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो कैलेंडर टॉपिक की कहानी को पूरे आराम से समझिएगा। इस पूरे टॉपिक में मैं आपको कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा कंसेप्ट करवाने वाला हूँ, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों ही चीजें इस पूरे चैप्टर में करवाऊंगा। आराम से पढ़िएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक बात को हम क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। देखो, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का बेसिक हमें आना चाहिए कि वो कैलेंडर बनाया किसने। ठीक है, कैलेंडर बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ये कैलेंडर जो पढ़ रहे हैं हम कौन सा कैलेंडर होता है, इन सब बातों का जिक्र करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास कैलेंडर बनाने वाले व्यक्ति थे, उस कैलेंडर बनाने वाले व्यक्ति का नाम था पॉप ग्रेगरी। ठीक है, जिसने सबसे पहले कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर का नाम था पॉप ग्रेगरी। ठीक है, और इनके नाम के आधार पर ही इस कैलेंडर का नाम पड़ा है ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, इनके नाम के आधार पर ही इस कैलेंडर का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है ग्रेगरियन कैलेंडर। अब आप बोलोगे कि सर ग्रेगरियन कैलेंडर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ग्रेगरियन कैलेंडर का मतलब होता है भैया इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वाला जो कैलेंडर है, उसे हम कौन सा कैलेंडर बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी कैलेंडर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम ग्रेगरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर बोले तो इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि पॉप ग्रेगरी ने इसे बनाया, इनके नाम के आधार पर इस कैलेंडर का नाम रहता है ग्रेगरियन कैलेंडर। ये ग्रेगरियन कैलेंडर मतलब इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, अब ये जो है ना, हमारा लागू हुआ था 1 जनवरी 0001 को, और इस दिन हमने क्या माना था, मंडे माना था, और इसीलिए सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। ओके, इस बात का सबको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके माइंड में आता है कि सर क्या ग्रेगरियन कैलेंडर जो था, उस कैलेंडर से पहले कोई और कैलेंडर था। बिल्कुल भैया, उस कैलेंडर से पहले एक जूलियन कैलेंडर हुआ करता था। ठीक है, उस कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर हुआ करता था, जूलियन कैलेंडर आप लोगों का हुआ करता था। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि सर ग्रेगरियन कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर था, तो जूलियन कैलेंडर इस कैलेंडर से पहले हुआ करता था। ठीक है, अब ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है, या हम बात कर सकते हैं कि सर जो कैलेंडर है उसमें क्या क्या बातें होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या बातें होती है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जरा, कैलेंडर के अंदर चार ही तो चीजें होती है, आप भी जानते हो कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अच्छा, चलो, कैलेंडर के अंदर चार चार चीजें होती है, आप सब लोगों को पता है क्या क्या होता है, डे होता है, डेट होता है, मंथ होता है, समझ रहे हो। इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, हर एक चीज को आराम से देखना है। ठीक है, कि क्या कहानी बदली थी और क्या कहानी बनी है। ठीक है, इन सब चीजों का आपको जिक्र करना है। चलो आओ जाए, अब देखो मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, देखो जरा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कैलेंडर में चार चीजें होती है, क्या होता है, एक तो डे होता है। ठीक है, एक डेट होता है, एक मंथ होता है, और एक ईयर होता है। चार बातें होती है कि नहीं होती है, बताओ कितनी बातें होती है, चार बातें होती है, डे डेट मंथ और ईयर। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। मान लो डे को हटा दिया तो कैलेंडर नहीं बचेगा, डेट को हटा दिया तो कैलेंडर नहीं बचेगा, मंथ को अगर हम हटा देते हैं तो कैलेंडर नहीं बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, और ईयर को हम अगर हटा देते हैं तो कैलेंडर नहीं बचेगा।
ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब देखो डे डेट मंथ के बारे में सब बच्चा जानता है। ठीक है, डे डेट मंथ के बारे में सब बच्चा जानता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं ईयर की। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, ईयर की। अब ईयर के बारे में पूरी कहानी हमें आराम से देखनी है कि सर ईयर, पूरी कहानी ही क्या है, ईयर है। ठीक है, पूरी कहानी ही क्या है, ईयर है। ठीक है, अब ईयर से रिलेटेड बातें आपको यहाँ से देखनी है कि यहाँ पर कैलेंडर में ईयर की बातें अगर मैं समझाऊं तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखो जरा कि सर ईयर क्या होता है, तो सबसे पहले तो कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईयर। ठीक है, ईयर की डेफिनेशन क्या है, अगर मान लो कोई बंदा मेरे से पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईयर, ईयर की डेफिनेशन क्या है, ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, तो वर्ष की परिभाषा क्या है। तो मैं उसको एक ही बात कहना चाहूंगा कि वर्ष की परिभाषा ये होती है कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, जब पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है भैया, सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक चक्कर जितने दिन में पूरा करती है वो एक ईयर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि वो पूरा एक साल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ष कहते हैं। मतलब जो आप बोल सकते हो अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन काल बोलते हैं, वही क्या कहलाता है, एक ईयर कहलाता है। आई थिंक आप सब लोगों की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईयर। तो ईयर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बताया कि सर जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के लगाता है ना। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक चक्कर वो जितने टाइम में कंप्लीट करती है, यानी कि उसका जो रिवोल्यूशन टाइम है, जो घूर्णन काल है, वही क्या कहलाता है, एक ईयर कहलाता है। ठीक है, अब सब लोगों को पता है कि अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर हैज टू टाइप्स। ठीक है, ईयर जो है वो दो टाइप का होता है, सब लोग जानते हैं। एक होता है आपके पास नॉर्मल ईयर। क्या होता है, नॉर्मल ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। ठीक है, एक होता है आपके पास नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। ठीक है, और एक होता है आपके पास लीप ईयर। क्या होता है, लीप ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। या फिर लीप वर्ष ना लिख के कई बार क्या लिख देता है, अधिवर्ष लिख देता है, एक ही बात है। ठीक है, कि सर कई बार क्या करता है कि सर लीप वर्ष नहीं लिखता है तो वो क्या कर देता है, अधिवर्ष लिख देता है, हमें इस बात को समझ लें। ठीक है, तो आपके पास मैंने बताया कि ईयर हैज टू टाइप्स, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक क्या होता है, लीप ईयर। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, अब ये चीजें क्या होती है, इन सब बातों का आप लोगों को जिक्र करना। ठीक है, कि सर ये चीजें क्या होती है, तो इन सब बातों को आप आराम से देखते हुए चलिए कि क्या होता है ये। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। ठीक है, एक जो नॉर्मल ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल ईयर है ना, उस नॉर्मल ईयर की मैं अगर आपसे बात करूं तो एक नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 365 डेज। ठीक है, दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन होते हैं, और यहाँ पर जो फरवरी होती है ना, ये 28 डेज की होती है। ठीक है, कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, 28 दिनों की होती है। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर होता है, या दिनों की संख्या कितनी होती है कि सर यहाँ 365 दिन होते हैं, और फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। सब लोग समझ रहे हो, एक एक चीज को आराम से समझते हुए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनिएगा और देखिए, अगर हम एक लीप ईयर पे बात करते हैं। ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं, लीप ईयर। अगर मैं एक लीप ईयर की बात करना चाहूँ आपसे, तो लीप ईयर का मतलब मैंने बताया था, या तो लीप वर्ष बोल दो या फिर क्या बोल दो, अधिवर्ष बोल दो, है भैया। तो एक लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 366 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है, 366 दिन होता है। और जो फैब होता है ना, वो फैब कितने दिन का होता है, 29 डेज का होता है। कितने दिन का होता है, 29 डेज का होता है। फरवरी कितने दिन की होती है भैया, 29 डेज की होती है। आई थिंक ये बात आप सब लोगों के क्लियर हो गई होगी, बताइए जरा। बिल्कुल सर क्लियर हो गया। ठीक है, कि सर एक जगह फरवरी 28 दिन की और एक जगह फरवरी 29 दिन। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अब हमारे माइंड में ये आता है कि सर एक साल ऐसा जहां दिनों की संख्या 365, अब उससे अगला साल ऐसा है जहां दिनों की संख्या 366। ठीक है, या फिर कभी ऐसा होता है कि एक साल ऐसा, ये साल ऐसा है जैसे दिनों की संख्या 365,
अगला साल फिर से आया, वहां दिनों की संख्या 365। मतलब ये कोई अलादीन का चिराग है क्या कि इस साल दिनों की संख्या 365, अगले साल दिनों की संख्या 366। मतलब मन चाहे तब बढ़ा दिया, मन चाहे तब घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि लो भैया अलादीन का चिराग रगड़ा और ये लो एक दिन बढ़ गया, ये लो भाई साहब फिर से रगड़ा एक दिन कम कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। कहानी क्या है, आराम से समझना, चलो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक जो नॉर्मल ईयर होता है, उस नॉर्मल ईयर में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 1/4 दिन होता है। ठीक है, 365 से ही 1/4 दिन होता है। इस 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा। किसका चौथा हिस्सा, एक दिन का चौथा हिस्सा। किसका चौथा हिस्सा भैया, एक दिन का चौथा हिस्सा। और एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे। और 24 का अगर मैं 1/4 निकालता हूँ, तो 1/4 निकाला तो कितना हो गया, लगभग 6 घंटे के आसपास आ गए। कितना हो गया, 6 ओवर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो समय है ये कभी भी खत्म नहीं होता है, समय हमारे पास बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, समय कभी भी खत्म नहीं होता है, समय हमारे पास बढ़ता हुआ जा रहा है। आज है तो कल है, कल है तो परसों है। ठीक है, तो यानी कि हर एक साल आपके पास में ये 6 घंटे एक्स्ट्रा चलेंगे। ठीक है, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा निकले। ठीक है, फिर 2 साल में आपके पास कितने एक्स्ट्रा निकले, फिर से 6 घंटे आ गए। दूसरे साल फिर से 6 घंटे आ गए। तीसरे साल में फिर से 6 घंटे आ गए। ठीक है, तीसरे साल में फिर से 6 घंटे आ गए। और चौथा साल आया, फिर से आपके पास 6 घंटे आ गए। तो 4 साल में ये कितने घंटे बन गए, आप भी देख रहे हैं। 4 साल में कितने घंटे बन गए, 24 घंटे। और 24 घंटे का क्या बन गया, एक दिन बन गया। और 365 से क्या हो गई कहानी, 366 बन गई। ठीक है कि सर 365 से कहानी क्या हो गई, 366 बन गई। क्लियर हो गया होगा सब लोगों के समझ में कि सर एक नॉर्मल ईयर में 365 से ही 1/4 दिन होता है। ठीक है, यानी कि एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं। 1/4 का मतलब बताया 1/4। 1/4 किसका, 1/4 एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे, 24। 24 का अगर मैं 1/4 निकालता हूँ तो कितने घंटे आते हैं, 6 घंटे। तो आप कह सकते हो कि एक साल में हमारे पास 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। दूसरा साल फिर से आएगा, वहां भी 6 घंटे एक्स्ट्रा चलेंगे। तीसरा साल फिर से आएगा, वहां भी 6 घंटे एक्स्ट्रा चलेंगे। चौथा साल आएगा फिर से, उसमें भी 6 घंटे एक्स्ट्रा चलेंगे। मतलब ऐसे करके 4 साल में कितने घंटे बन जा रहे हैं, 24 घंटे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो 24 घंटे का क्या बन गया, एक दिन बन गया। और 365 से क्या हो गया आपके पास में, 366 हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों का। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके ये बात समझ नहीं आई हो जो मैंने बताया हो, सबका क्लियर है ना, चलो वेरी गुड। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 4 साल बाद एक दिन बढ़ा है, तो 365 से क्या हुआ है, 366 हुआ। ठीक है, कि 4 साल बाद हमारे पास क्या बढ़ा है, एक दिन बढ़ा है भाई। तो 365 से क्या हो रहा है, 366। तो क्या हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर। हम कह सकते हैं क्या, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, कि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक चीज क्लियर करते रहना, एक एक चीज क्लियर करते रहना कि जरूरी नहीं है हर 4 साल बाद लीप ईयर हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी होंगी जो पहली बार सुनने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा आप भी शौक रह सकते हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है हर 4 साल बाद लीप ईयर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीप ईयर कितने साल बाद आ जाता है, 8 साल बाद भी आ जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, मूर्ख बना रहे हो? नहीं भाई, मैं मूर्ख नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है। लीपर्स कितने साल बाद आता है, 8 साल बाद। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर। ठीक है, या टू, आपके पास में बोल सकते हो कि दो क्रमागत लीप वर्षों में। ठीक है, कि दो कॉन्जिक्यूटिव लीप ईयर में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम गैप हो सकता है 8 साल का। दिमाग में रखना कि ये कब होता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लीप ईयर 8 साल बाद कब आता है या हर 4 साल बाद आता है। अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले भूमिका बना रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, रट के बैठ जाते हैं कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी लीप ईयर, हर 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रटना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है। तो आप यहाँ ऐसा बोल सकते हो कि जनरली 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जनरली लगाने से आपका थोड़ा सा क्या हो गया, सेंस ही अलग निकल गया।
तो जनरली 4 साल बाद लीप ईयर होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, नहीं, ये बात बोला गलत हो जाएगा कि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, नहीं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लीप ईयर कितने साल बाद जाता है, 8 साल बाद भी जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को साथ में डिस्कस करूँगा। अभी तक तो हमने सुना था कि एक बंदे का जन्मदिन 4 साल बाद है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि किसी बंदे का जन्मदिन 8 साल बाद भी आ रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ हम देखनी है, कैसे क्या कहानी बन रही है, उस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है? अब देखो, मैंने बताया कि सर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक है? मैंने क्या बताया? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मान लो कोई भी ईयर दे दिया, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लेना कि सर जनरली 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक है? जनरली 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर। तो जो भी लीप ईयर होगा ना, वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है? भाई जब जनरली 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, तो जो लीप ईयर होगा वो कितने का मल्टीपल होगा? 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि अगर, तो चलो इसको मैं समझा ही देता हूँ, देखो कि सर अगर हम एक नॉर्मल ईयर पे बात करें, तो अगर हमें पता करना हो कि कोई एक ईयर दिया जा रहा है और वो ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो कुछ नहीं करना है भैया, आपको सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ और बता भी दिया है, आधो के तो समझ आ गया होगा कि क्या मैंने कहानी बताई है, ठीक है? करना क्या है? कुछ भी नहीं करना बाबू भैया, देखो मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? जो भी ईयर दिया जाए उस ईयर को डिवाइड कर दो 4, ठीक है? उस ईयर को क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है? उस ईयर को क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। अगर उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है, कि अगर उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, या मैं लिख देता हूं कि सर यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वह साधारण वर्ष होगा, तो वह साधारण वर्ष होगा। अगर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, जैसे 1997 है, अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर देता हूँ, अब देखो जरा और दो तीन बातें समझते चलिए। आपको इस पूरे ईयर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से, आप लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कि पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये लास्ट 2 डिजिट का क्या लफड़ा है, ये भी सुन ला। ये 4 की भाजकता का नियम होता है, जिसको हम डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। क्या होता है? 4 की भाजकता का नियम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। डिविजिबिलिटी 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, या फिर उसके अंतिम 2 अंक क्या हो? डबल जीरो हो। अंतिम 2 अंक क्या हो भैया? डबल जीरो हो। समझ रहे हो मेरी बात को? कि अंतिम 2 अंक क्या हो? डबल जीरो हो। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? लीप ईयर हो जाएगा। सॉरी, अंतिम 2 अंक क्या हो? डबल जीरो हो, तो भी उसमें 4 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है? क्या बताया मैंने कि या तो किसी किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो? डबल जीरो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो। अब 97 में 4 का भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब जैसे 1999 है, 1994 है, इसमें भाग दिया आपने, तो 1994 में भाग दिया 4 का, तो 94 में 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब आ जाइए जरा और आगे समझते हैं हम चीजों को। देखो, अगर कोई लीप ईयर है, ठीक है, तो लीप ईयर के लिए आप क्या करोगे? कैसे पता करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है? तो वही ईयर में डिवाइड करना है 4 से। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, ठीक है? वही क्या करना है आपको? ईयर में डिवाइड करना है 4 से, ठीक है? अगर हम किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है,
मैं लिख दे रहा हूं, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि डिविजिबल बाई कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा भैया, एक लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। ध्यान रख लोगे कि यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि 1996 है, तो वही अंतिम दो अंकों में 4 का भाग, तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया, क्यों दिया, आपको कहानी समझ आ गई। अब 96 में 4 का भाग दे रहे हैं तो ये लीप ईयर हो जाएगा, बिल्कुल सर लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। कि 96 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, 24 बार जा रहा है। पूरा पूरा जाने का मतलब है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, समझ रहे हो सब लोग कि सर पूरा पूरा भाग जा रहा है, उसका मतलब है रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देख लो, जैसे 2024 है, अब इस 2024 में भाग दे दिया कितने से, 4 से, तो देखे देखो जरा 24 डिवाइडेड बाई 4 करो, तो ये भी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों का, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक लीप ईयर हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। अब देखो जरा एक स्पेशल केस है सेंचुरी ईयर का, ठीक है। सेंचुरी ईयर एक स्पेशल केस है, सेंचुरी ईयर जिसको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर जिसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। क्या है, एक सेंचुरी ईयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब ये शताब्दी वर्ष क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो यानी कि आपको कोई पूछे कि सर ये सेंचुरी क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि सर ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, है भैया। यही हम बताएंगे ना कि ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, यही सब लोग यही चीज बताओगे ना कि ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। 100 वर्षों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, हम सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। और सेंचुरी क्या होती है कि वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक डबल जीरो हो, ठीक है। क्या बोलोगे आप, उसके अंतिम दो अंक क्या हो, डबल जीरो हो, तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, एक सेंचुरी हो जाएगी। अंतिम दो अंक डबल जीरो हो, ठीक है। क्या बताया कि अंतिम दो अंक क्या हो जाए, डबल जीरो हो, तो वह आपके पास में सेंचुरी ईयर होगा, शताब्दी वर्ष कहलाता है, ठीक है। अब जो सेंचुरी ईयर है ना, जैसे मैंने क्या बताया, अंतिम अंक डबल जीरो, तो 2000 हो गया, 2100 हो गया, 1500 हो गया, 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर है। ये भी तो लीप और नॉर्मल होते हैं, है भैया। तो ये भी तो क्या होते हैं, लीप और नॉर्मल होते हैं, याद रखना, ये भी क्या होते हैं, लीप और नॉर्मल होते हैं। तो इनका लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए एक स्पेशल केस है कि इनका लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो सेंचुरी है ना, उस सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। उस सेंचुरी को कितने से डिवाइड कर देना, 400 से डिवाइड कर देना, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अगर 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो क्या है, लीप ईयर है। नहीं जा रहा है तो वो क्या है, आप लोगों के लिए नॉर्मल ईयर। क्या बोला मैंने कि सेंचुरी डिवाइडेड बाय 400 है, ठीक है। कि कोई भी सेंचुरी है उसको 400 है, सेंचुरी का मतलब तो आप समझ गए ना, जिसके भी लास्ट में डबल जीरो होता है वो क्या होती है, सेंचुरी होती है। तो सेंचुरी डिवाइडेड बाय 400, अगर किसी भी सेंचुरी में 400 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, देन वो लीप ईयर सेंचुरी। और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, नॉर्मल ईयर सेंचुरी हो जाएगी। अब जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ कि सर 2100 है, 2100 एक सेंचुरी है, इसमें 400 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये लो भैया, रिमाइंडर बचेगा ना, तो 100 रिमाइंडर बचेगा, या आप कह सकते हो एक रिमाइंडर बचेगा। नॉर्मल ईयर है यानी कि साधारण वर्ष शताब्दी है, ठीक है। नॉर्मल ईयर है यानी कि आप कह सकते हो कि ये क्या है, साधारण वर्ष शताब्दी है, ठीक है। साधारण वर्ष शताब्दी है, ओके। और जैसे ही मान लो आपने इसमें 1600 लिया और 1600 में आपने 400 का भाग दे दिया, तो ये 1600 में 400 का भाग चला गया, तो 1600 में 400 का भाग दे रहे हो तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर सेंचुरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, एक लीप ईयर सेंचुरी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, एक लीप ईयर सेंचुरी हो जाएगी, लीप वर्ष शताब्दी, ठीक है। क्या हो जाएगी, लीप ईयर सेंचुरी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, ठीक है। कि सेंचुरी ईयर का क्या करना है, कि सेंचुरी ईयर के लिए आप क्या करोगे, सेंचुरी डिवाइडेड बाय 400, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है वो सेंचुरी, तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ से ये बात बताई, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है हर 4 साल बाद लीप ईयर आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीप ईयर कितने साल बाद जाता है, 8 साल बाद जाता है। ये चीज हमें समझनी है कि ऐसा कब होता है कि लीप ईयर 8 साल बाद जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसा कब होता है कि लीप ईयर 8 साल बाद जा रहा है। आओ जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे देखो, आपके पास मान लो 1596 है, और ये 1596 आपने देखा कि सर 1596 इज ए लीप ईयर है, सबको पता है भैया, सबको पता है, एक एक लोग जानता है 1596 क्या है, एक लीप ईयर है। 1596 क्या है, एक लीप ईयर। अब ये 1596 आप लोगों के लिए एक लीप ईयर है, कैसे पता किया सर, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। लास्ट के 2 अंकों में कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। अब 96 में 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो अब इसके 4 साल बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो 1597 लीप ईयर है, नहीं है। 1598 लीप ईयर है, नहीं है। 1599 लीप ईयर है, नहीं है। अब क्या आ गया, 1600। अब 1600 को चेक करते हैं, 4 साल बाद क्या आ रहा है, 1600। और 1600 क्या आया है, एक सेंचुरी है। सेंचुरी के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 400 से, समझ रहे हो ना, एक एक चीज को समझ रहे हैं कि सेंचुरी में 400 से डिवाइड करते हैं। 1600 में कितने का भाग दे रहे हैं, 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल। तो ये तो लीप ईयर हो गया ना भाई, ये तो लीप ईयर हो गया। तो यहाँ तो 4 साल बाद ही लीप ईयर आया है भैया, ये तो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो यहाँ तो कितने साल बाद लीप ईयर आया, 4 साल बाद लीप ईयर आया। कितने साल बाद लीप ईयर आया है, 4 साल बाद। देख लो आप जरा कि सर यहाँ पर तो प्लस का 4 कर रहे हैं तभी ही लीप ईयर आ रहा है। अब 8 कहाँ आ रहा है, देखो जैसे 1696 को मैंने लिया, ठीक है, 1696 लिया। अब 1696 आपको पता है कि लीप ईयर है, कैसे, वही 96 डिवाइडेड बाई 4 किया, तो 1696 क्या है आप लोगों के लिए, एक लीप ईयर है। जब 1696 लीप ईयर है, सब लोग देखना 1696 क्या है, लीप ईयर है। तो इसके 4 साल बाद चेक करते हैं, आ जाओ जरा। 1697 लीप ईयर है, नहीं है। 1698 लीप ईयर है, नहीं है। 1699 लीप ईयर है, नहीं है। अब 1700 4 साल बाद क्या आया, 1700। 1700 को चेक किया तो 1700 एक सेंचुरी आ गई है भैया। 1700 क्या हो गई, एक सेंचुरी हो गई। और सेंचुरी के लिए हम कितने से डिवाइड करते हैं, 400 से। तो 1700 में जब मैं 400 का भाग दे रहा हूँ, आराम से देखना कि 1700 में मैं कितने का भाग दे रहा हूँ, 400 का भाग दे रहा हूँ, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सेंचुरी में 400 से डिवाइड करते हैं, तो 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ईयर सेंचुरी है। क्या है, नॉर्मल। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आया, ठीक है। आपने देख लिया, देखो मैं एक एक चीज प्रैक्टिकली प्रूव करवा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आ रहा। उसके बाद देखो कब आ रहा है, 1701। 1702 है क्या, नहीं है सर। 1703 है क्या, नहीं है सर। 1704, जी सर, 1704 एक लीप ईयर आ गया। बोलो, तो यहाँ से 1696 से लेके और 1704 कितने साल का गैप है, 8 साल का गैप है कि नहीं है, बोलो जरा। तो आपके समझ आ गया कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू लीप ईयर, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 8 ईयर, ठीक है। टू कॉन्जिकेटिव यानी कि क्रमागत 2 लीप वर्षों में। तो अब जैसे 1696 के बाद डायरेक्ट लीप ईयर कौन सा आया था आपके पास में, 1704 आया था। कितने साल बाद आ रहा है, 8 साल बाद। तो ये रट्टा नहीं मारना है हमें। कई बार क्या होता है ना कि हम रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि सर रट्टा मार लिया कि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी लीप ईयर कितने साल बाद जाता है, 8 साल बाद भी जाता है। ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारोगे ना आज के बाद में। ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अधिकतम कितने वर्षों का गैप होता है 2 लीप वर्षों में, तो आप बताएंगे सर अधिकतम तो 8 वर्ष ही होता है, ठीक है।
लेकिन हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो जनरली हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। जनरली का मतलब सामान्यतः लगने से थोड़ा सा उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो जनरली 4 साल बाद लीप ईयर होता है, लेकिन हर 4 साल बाद लीप ईयर हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर हम कर रहे हैं हर 4 साल बाद लीप ईयर बढ़ा, ठीक है। जनरली हर 4 साल बाद क्या कर रहे हैं हम, लीप ईयर बढ़ा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये आपके पास 20 साल है, ठीक है, बताओ 20 सालों में लीप ईयर क्या। तो जब हमें पता है कि जनरली 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं बोलते तो हम जनरली बोल देते हैं। तो 4 साल बाद लीप ईयर निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको देखो, जैसे आपको बोला कि लीप वर्ष निकालना है, कि बताओ 20 सालों में लीप ईयर कितने हैं, 25 सालों में लीप ईयर कितने हैं, 100 सालों में लीप ईयर कितने हैं, 400 सालों में लीप ईयर कितने हैं, उन पर हमें बात करनी है, ठीक है। तो लीप ईयर के लिए देखो ध्यान से सुनना क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लीप ईयर के लिए हमें क्या करना है कि जो टोटल ईयर होगा ना, ठीक है, टोटल ईयर यानी कि कुल वर्ष जो होंगे ना, कुल वर्षों में भाग दे देना कितने का, 4। टोटल ईयर डिवाइडेड बाय 4। तो जो भागफल आएगा ना वही हमारा लीप ईयर होगा, दिमाग में बिठा लो। जो क्वोशिएंट आएगा भागफल जिसको आप बोलते हैं, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। भागफल बराबर ही क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, लीप ईयर। आगे ये बात समझ में, जो भागफल होगा जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर। रिमाइंडर बच रहा है, बचने दो, कोई मतलब, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर बच रहा है, बचने दो, कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि सर 29 साल है, 29 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो 4 7 28, तो कितने लीप ईयर आ गए, 7 लीप ईयर आ गए ना, 7 लीप ईयर। कितने लीप ईयर आ गए, 7 लीप ईयर आए कि नहीं आए, बोलो जरा। एक रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बचना रहा है ना उसको बचने दो। रिमाइंडर का मतलब है उतने साल एक्स्ट्रा है जिनमें लीप ईयर बन नहीं सकता, क्योंकि लीप ईयर बनेगा तो कितने साल में बनेगा, 4 साल में बनेगा, एक में नहीं बन सकता, दो में नहीं बन सकता, तीन में नहीं बन सकता, ठीक है। तो लीप ईयर बनेगा तो कितने साल में बनेगा, 4 साल में बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब मान लो एक और कर दिया आपने कि सर 32 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 32/4 किया तो कितने लीप ईयर आ गए, 8 लीप। तो लीप ईयर की बात समझ गए होंगे। आपसे 96 सालों में लीप ईयर पूछ लिया, तो 96/4 कर दिया तो कितने लीप ईयर आ गए सर, 24 लीप ईयर आ गए, ठीक है। तो इन सब बातों को हमें देखना है आगे बारी बारी से, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कि सर टोटल ईयर डिवाइडेड बाय 4, क्या, टोटल ईयर डिवाइडेड बाय 4, कि सर कुल वर्षों में हम कितने से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो जो हमारा भागफल होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, ठीक है, कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, क्वेश्चन दे दिया कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। ध्यान से सुनना, मैं लिख दे रहा हूं कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो, की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ये दिया कि हाउ मेनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की। अब बच्चा क्या करता है, देखो जरा, मैं जो भी सिली मिस्टेक, देखो रीजनिंग में कभी कोई बड़ी भारी मिस्टेक नहीं होती है, छोटी छोटी गलतियां होती है, उन छोटी छोटी गलतियों में हम मात खाते हैं, ठीक है। अब बालक क्या कर रहा है कि 100/4 कर रहा है और आंसर करके आ रहा है 25 गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। आंसर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर गलत है, आंसर भी अपनी जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये सोचना है कि आपको बोला कि सर कंटिन्यू यानी कि कॉन्जुकेटिव 100 ईयर पे बात कर, किस पे बात कर रहा है, कॉन्जुकेटिव 100 ईयर पे बात कर रहा है। तो अगर मैं लगातार 100 वर्षों की बात करूं
हूँ तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंचुरी की डेफिनेशन बताई थी कि सेंचुरी की डेफिनेशन क्या होती है कि सर ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। और सेंचुरी पे पूरी मामला अटक रहा था ना। अभी देखा ना आपको, ये सेंचुरी की वजह से ही लीप ईयर 8 साल बाद हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो यही तो पूरी कहानी है इसमें, ट्विस्ट यही तो है, सेंचुरी का ही तो ट्विस्ट है कि अगर लगातार 100 वर्षों में बात करें तो लगातार 100 वर्षों में आपके पास में एक सेंचुरी तो आएगी ही आएगी। समझ रहे हो कि सर एक सेंचुरी तो आएगी ही आएगी। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है तो हर 4 साल बाद लीप ईयर होगा। भाई समझ रहे हो ना, जैसे मैं प्रीवियस लेके बताता हूँ, देखो जरा, कि अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है, थोड़ा सा बैक आ जाओ, कि अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है तो यहाँ हर 4 साल बाद लीप ईयर आया है। लेकिन अगर ये सेंचुरी नॉर्मल ईयर की है तो यहाँ पर 4 साल बाद ना आकर अगले 8 साल बाद आया है ना। तो यही तो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए आप सीधा 100 डिवाइडेड बाई 4 करके ही मत छोड़ दो। ठीक है, उसको समझो आप कि सर आपने बताया कि 100 वर्षों की बात कर रहा है तो 100 वर्षों में कोई ना कोई तो सेंचुरी आएगी, बिल्कुल आएगी, डेफिनेट। क्योंकि सेंचुरी की डेफिनेशन है ये कि ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर, क्या बताया कि ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, की 100 वर्षों का जो समूह होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। कि ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, की 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। जैसे देखो, आपने देखा कि 1901 से लेकर और 2000 तक, ठीक है, 1901 से लेकर 2000 तक पूरे 100 साल हुए क्या? सबने बोला कि जी सर पूरे 100 साल हुए। अब देखो 1901 से लेकर अगर मैं 1996 तक बात करूं तो 96 साल हो गए ना। अगर इन 96 साल में लीप ईयर निकालना है तो 96/4 कर दूंगा तो कितने लीप ईयर आ गए? 24 लीप ईयर आ गए ना। बोलो कितने लीप ईयर आ गए? यहाँ से यहाँ तक 24 लीप ईयर आ गए। ठीक है, अब 96 के बाद में 2000 आ रहा है। ठीक है, 2000, तो ये 2000 क्या है? एक सेंचुरी है ना। बोलो, ये सेंचुरी है ना। अब ये सेंचुरी को अगर हम चेक करते हैं तो ये सेंचुरी तो किसकी है? लीप ईयर की सेंचुरी है ना। बोलो जरा, लीप ईयर की सेंचुरी है, बिल्कुल सर ये लीप ईयर की सेंचुरी। तो जब लीप ईयर की सेंचुरी है तो एक लीप ईयर और आएगा आपके पास 4 साल बाद। तो ये लो 24 और एक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 1901 से लेकर 2000 तक कितने लीप ईयर आए? 25 लीप ईयर आए। अब इसको सीधा मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अगर मैं 1901 से लेकर 1996 तक 96 सालों में निकालूं तो 96 सालों में 24 लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, अब 96 के बाद 4 साल बाद चेक कर रहा हूँ, अभी तो 4 साल और बच रहे हैं ना। तो 96 के बाद 4 साल बाद चेक कर रहा हूँ 2000। 2000 जो है आपका एक लीप ईयर है, बिल्कुल सर सेंचुरी है, और सेंचुरी डिवाइडेड बाई 400 कर रहा हूँ तो लीप ईयर आ रहा है, तो मतलब एक लीप ईयर और बढ़ गया, तो आंसर कितना हो गया? 25। एक एग्जांपल और लो, मैंने लिखा कि 2001 से लेकर 2100, ये भी तो पूरे 100 साल है भैया, ये भी तो पूरे क्या है? 100 साल। जब ये भी पूरे 100 साल है तो ध्यान से सुन लेना कि सर ये भी पूरे 100 साल है। तो अब देखो जरा, 2001 से लेकर अगर मैं बात करूं, 2001 से लेकर 2096, पूरे 96 साल हो गए। इन 96 सालों में ठीक है, लीप ईयर कितने होंगे? वही 24 होंगे। आपको भी पता है कि भाई अभी तो करके बताया 96/4। अब 2096 के बाद में ठीक है, 4 साल बाद एक और बच रहा है, 2100 आ रहा है। हमने 2096 तक चेक किया ना, 2100। अब 2100 फिर से आपके लिए क्या हो गई? सेंचुरी हो गई है भैया। 2100 फिर से क्या हो गई? सेंचुरी हो गई। और ये सेंचुरी किसकी हो गई? नॉर्मल ईयर की हो गई भाई। इस बार 400 का भाग देके देखा तो पूरा पूरा जा नहीं रहा, तो ये नॉर्मल ईयर की सेंचुरी हो गई। तो यहाँ पर आप देखो 2100 जो है, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है। यहाँ पर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आया। 2096 के बाद में 2100 तक पे, 2100 पे कोई लीप ईयर ही नहीं है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। यहाँ से आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। देखो इसके दो आंसर निकल रहे हैं, 24 भी निकल रहा है और 25 भी निकल रहा है। समझ रहे हो, 24 भी निकल रहा है, 25 भी। अगर उन 100 सालों में जो सेंचुरी आ रही है वो अगर लीप ईयर की है तो आंसर कितना होता है भैया? 25 होता है। आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अगर उन 100 सालों में जो सेंचुरी आ रही है और वो अगर नॉर्मल ईयर की है तो आंसर कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। आई थिंक ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी बहुत अच्छे से कि अगर आपको कोई भी 100 साल दिया जा रहा है,
उन 100 सालों में आपको फोकस कहाँ करना है, सेंचुरी पे। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है तो देखो, अगर सेंचुरी लीप ईयर की है तो हर 4 साल बाद लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर सेंचुरी नॉर्मल ईयर की है तो वहां पर 8 साल बाद लीप, वहां पर कितने साल बाद होगा, 8 साल बाद लीप ईयर होगा। आई थिंक ये बात आप सब लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी और 100% पल्ले भी पड़ गई, ठीक है। लेकिन समस्या ये आई कि आपने मेरे से पूछा कि सर अगर क्वेश्चन यही लिखा हो कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो भैया हम 24 आंसर करके आएंगे, ठीक है। कितना करके आएंगे, 24 आंसर करके आएंगे। और अगर 24 ऑप्शन नहीं हो तो 25 करेंगे, और दोनों हो तो 24 करेंगे। और अगर ऐसे ड्यूरेशन दे दिया कि सर ये 100 साल है और ये 100 साल है, आपको इनमें लीप ईयर बताना है, ठीक है। अगर ऐसे ड्यूरेशन दे दिया तो आपको इनमें लीप ईयर बताना है, तो हम फिर इजीली काउंट कर सकते हैं कि भाई, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ सेंचुरी पे फोकस करना है। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है तो आंसर कितना होगा, 25। और अगर वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर की है तो आंसर कितना होगा, 24। क्लियर है? आई थिंक ये बात भी आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है। आ जाओ जरा और देखो। अगर मान लो क्वेश्चन ये ऐसे ही दे दे कि हाउ मेनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर, कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अगर मान लो क्वेश्चन यही दे दिया कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, हाउ मेनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 400 ईयर, ठीक है। कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब देखो 400 सालों की बात करें तो कोई भी लगातार 400 साल में लिख कर बता दे, ठीक है। कि लगातार 400 सालों में आपको इतना तो पता है 4 सेंचुरी रहेगी, दिमाग में इतना तो बैठ गया। 400 साल में कितनी सेंचुरी, भाई 100 साल में एक सेंचुरी होती है, ठीक है। तो 400 सालों में कितनी सेंचुरी, 4। अब इन 4 में से आपको क्या क्या कहानी समझनी है, एक एग्जांपल के थ्रू बता देखो। मान लो आपने 1900 से और 2300 लेना है, तो 1901 से लेकर 2000 100 साल हो गए। 2001 से लेकर 2100 100 साल हो गए। 2101 से लेकर 2200 100 साल हो गए, ठीक है। 2201 से लेकर 2300 साल हो, ठीक है। ये 400 साल मैंने कंप्लीट कर दिए, लगातार 400, ठीक है। अब यहाँ लीप ईयर चेक करना। 1901 से लेकर 100 साल, ओ सॉरी 1901 से लेकर 2000 100 साल हो गए। इसमें सेंचुरी को आपने फोकस किया तो सेंचुरी किसकी है, लीप ईयर की है, तो आंसर कितना होगा, 25, ठीक है। 100 साल में यहाँ पर आपने देखा कि 2001 से 2100, 2100 जो सेंचुरी है नॉर्मल ईयर की है, नॉर्मल ईयर की है, तो आंसर कितना, 24। अभी समझा था अपन ने। 2200 फिर से नॉर्मल ईयर की आई तो आंसर कितना होगा, 2400, ठीक है। 2300 फिर से आप लोगों के लिए क्या है, एक लीप ईयर की है या नॉर्मल ईयर की, सर नॉर्मल ईयर की। ये लो सर, सबको जोड़ो कितना आ रहा है, 97। ये लो सर, आंसर मिल गया 97, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बिठा देता, दिमाग में बिठा देता। जब भी आप लगातार 400 वर्षों की बात करोगे तो 4 शताब्दी आएंगी। 4 में से 3 नॉर्मल की रहेंगी और एक लीप की, ठीक है। 4 में से क्या होगा, 3 नॉर्मल की रहेंगी, ठीक है। ध्यान से सुनना कि 3 सेंचुरी ऐसी होंगी जो नॉर्मल ईयर की रहेंगी और एक किसकी रहेगी, लीप ईयर। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जरूरी नहीं है। आपने बोला कि सर हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1701 से लेकर 2000 तक करो, हो गए 100 साल। सॉरी 1701, अरे गलत लिख दिया। 1701 से लेकर 1800, 100 साल हो गए। आपने बोला सर 1801 से लेकर 1900, 100 साल हो गए। 1901 से लेकर 2000, 100 साल हो गए, ठीक है। 2001 से लेकर 2100, हो गए कि नहीं हो गए, 400 साल। अब इन 400 साल में भी चेक कर लो। 1800 सेंचुरी है सर, कैसी सेंचुरी है, लीप ईयर की, नॉर्मल ईयर की, और नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है तो आंसर कितना जाता है, हमेशा 24। अगर कोई भी 100 साल दे रखे उसमें नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है तो वहां पर आंसर 24 होता है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर कोई भी 100 साल दिया जा रहा है, वहां पर जो ईयर आ रहा है सेंचुरी का, वो अगर लीप ईयर का है तो आंसर 25 होता है। अब देखो 1900 फिर से सेंचुरी आई, सेंचुरी में 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो यहाँ भी 24 आया, ठीक है। 2000 लीप ईयर आया, तो लीप ईयर आया तो आंसर कितना हो गया, यहाँ पर 25 हो गया। ये देखो 2100 फिर से नॉर्मल ईयर आया तो यहाँ आंसर 24
हो गया, सबको जोड़ो 97। ये चीज फिक्स है, ये चीज क्या है, फिक्स है। जो बात मैंने आपको बताई है कि आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि भाई 4 शताब्दी जब दी जाएगी तो 4 शताब्दी में से 3 शताब्दी नॉर्मल ईयर की ही होंगी, इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ये 3 शताब्दी क्या होंगी, नॉर्मल ईयर की ही होंगी। क्लियर है, आ गई बात समझ में सब लोगों को? चलो बहुत अच्छा। तो मतलब लीप ईयर का मामला आप लोग पूरे ढंग से अच्छे से क्लियर कर चुके। ठीक है, आ जाओ। एक अगला एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, देखो पहले छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ओड डेज। ओड डेज क्या बोलते हैं, ओड डेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, ओड डेज यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम दिन। क्या होता है विषम दिन, इन पर अब बालक को बोल दो कि विषम दिन तो वो बालक क्या करता फिरता है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो विषम दिन है। अरे भाई वो विषम संख्या होती है, हम पढ़ रहे हैं ओड डेज यानी कि विषम दिन। क्या होता है विषम दिन, देखो विषम संख्या तो आप सब लोग जानते हैं कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना आ जाए तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है, जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ओड डेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ओड डेज यानी कि विषम दिन। क्या होता है विषम दिन, मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन। इस सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो डेज हमारे पास रिमेनिंग होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, समझा कि सर सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो दिन शेष बचते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि कुल जो दिन दिए जा रहे हैं ना, उन कुल दिनों के आप क्या बना दो, सप्ताह बना दो। कुल दिनों के क्या बना दो, सप्ताह बना दो। सप्ताह बनाने के बाद जो दिन एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भैया, विषम दिन कहते हैं। जैसे देखो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, मान लो कहीं पे 29 दिन है, क्या है, 29 दिन है। अब 29 दिन में कितने सप्ताह हो गए भाई, 7 दिन का एक सप्ताह होता है ना, तो 4 सप्ताह हुए कि नहीं हुए, बोलो 4 सप्ताह हुए। 7 चौक 28, ये जो एक दिन है ना, ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक दिन ही आपका ओड डे कहलाता है। आ गई होगी बात समझ में, एक ओड डे क्या होता है। ठीक है, तो ये एक दिन ही क्या कहलाता है, ओड डे कहलाता है। कि मान लो 29 दिन थे, 29 दिन में कितने सप्ताह हो गए सर, 4 सप्ताह। कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है तो 4 सप्ताह हो गए। एक दिन जो एक्स्ट्रा है, ये एक दिन ही हमारा क्या कहलाता है, ओड डे कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। कंप्लीट हो गई होगी बात समझ में, सबकी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सर सबकी क्लियर हो गई होगी। अब इनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास टोटल डेज होता है ना, कुल दिन होता है, टोटल डेज जो होते हैं कुल दिन होते हैं, उन कुल दिनों में भाग दे दो कितने से, 7 से। ठीक है, तो जब कुल दिनों में 7 से भाग दोगे तो आपको पता है कि ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, कि जो शेषफल होता है ना, जो शेषफल होता है हमारा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये शेषफल ही हमारा क्या होता है, ओड डे होता है। आ गई होगी बात समझ में। सर ये शेषफल ही हमारा क्या होता है, ओड डे होता है, विषम दिन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये शेषफल ही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है, ओड डे होता है। आ गई होगी बात समझ में कि ये शेषफल ही क्या होता है, विषम दिन होता है। एक बात और मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना कि द मैक्सिमम ओड डेज, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 6। कैसे, कि जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है, 6 ही आ सकता है ना भाई। 7 तो वापस आएगा तो फिर 0 बचेगा, 8 आएगा तो फिर से आपके पास में 1 बच जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अधिकतम कुल दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, 6। क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो आप नॉर्मल मैथ आप भी जानते हैं कि जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बच सकता है, 1 2 3 4 5 6 या फिर 0। कि मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अधिकतम दिनों की संख्या, अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, 6 होती है। अब ये ओड डे जो है ना, जैसे देखो मैं बात करूं कि ये ओड डेज है ना, महीने में भी होते हैं और साल में भी होते हैं। ठीक है,
कि सर ये ओड डे जो है महीने में भी होती है, साल में भी होती है। अब जैसे देखो, मैं एक नॉर्मल थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि मान लो जनवरी का महीना है, ठीक है, क्या है, जनवरी का महीना। अब जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31। 31 दिनों में विषम दिन कितने आए? 7 चौक 28, 3 दिन एक्स्ट्रा चलेंगे ना। बोलो क्या चलेगा? 3 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। अब उसके बाद में क्या होता है? फेब होता है। अब फरवरी में आपको पता है, फरवरी में दिन कभी 28 होते हैं, कभी 29 होते हैं, ठीक है। फरवरी में दिन कभी 28 होते हैं, कभी 29। अगर 28 होगा तो 28/7 करोगे तो इधर 0 बचेगा, और अगर 29 होगा तो 29/7 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर फेब के अगर आपसे कोई और डे पूछे तो फेब में क्या हो जाएगा? 0 या 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मार्च पे बात करता हूँ तो मार्च का ओड डे, भाई मार्च में 31 दिन है तो मार्च में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं अप्रैल पे ओड डे की बात करता हूँ तो अप्रैल में ओड डे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो 30/2 करोगे तो 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल सर। अप्रैल के बाद अगर मैं मई की बात करता हूँ तो मई में कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। और मई के बाद अगर मैं जून की बात करता हूँ तो जून में फिर से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जुलाई की बात करता हूँ तो जुलाई में 31 दिन, तो यहाँ से आपके पास में ओड डे कितना होगा? 3। और अगस्त की मैं बात करता हूँ तो अगस्त में फिर से कितने दिन हो गए? 31। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अगस्त के बाद में सितंबर की बात करता हूँ, ठीक है। तो सितंबर में कुल कितने दिन हो गए? 30। 30/2 किया तो 30/7 किया तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। सितंबर के बाद में अगर मैं अक्टूबर पे बात करता हूँ भाई, है ना, तो अक्टूबर पे देखो, अक्टूबर में कितने दिन हो गए? 31। 31 बटा अगर 7 किया तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3 बच रहा है। अक्टूबर के बाद में अगर मैं नवंबर पे बात करता हूँ तो नवंबर में कितने दिन होते हैं? टोटल 30 दिन। 30/2 तो कितना? तो 30/7 तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। अगर मैं दिसंबर पे बात करता हूँ तो दिसंबर में 31 दिन, तो यहाँ से 3 बच रहा है। तो ये मैंने महीनों के विषम दिन लिख दिए। आपको आ रहा है समझ में कि ये मैंने क्या लिख दिया? महीनों के विषम दिन लिख दिए। क्या लिख दिए? महीनों के विषम दिन लिख दिए कि जनवरी में 3 विषम दिन होता है, 3 ओड डे होते हैं, फरवरी में 0 और 1 होता है, मार्च में, तो यानी कि आप कह सकते हो जहां 31 दिन है वहां ओड डे 3 होंगे, और जहां 30 दिन है वहां पर ओड डे क्या होंगे? 2 होंगे। फरवरी का एक स्पेशल केस होता है, फरवरी में कभी दिन 28 होते हैं, कभी 29। अगर 28 है तो जो ओड डे है वो 0 होगा, और अगर 29 है तो ओड डे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? आ गई होगी बात समझ में? बिल्कुल सर। अब जैसे देखो, एक नॉर्मल ईयर की ही मैं बात करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं। नॉर्मल ईयर पे बात करें तो नॉर्मल ईयर का मतलब साधारण, जानते ही हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब साधारण। हम एक साधारण वर्ष पे बात करते हैं, एक साधारण वर्ष में कितने ओड डे हो, ठीक है। तो साधारण वर्ष में आपको पता है कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं भैया? 365 डेज होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 365 में डिवाइड कर दोगे कितने से, या फिर आपको पता है कि सीधा सीधा कि इसमें 365 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन फालतू होता है। एक दिन फालतू होता है कि नहीं होता? तो ये एक दिन ही क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। ये एक दिन ही क्या है आपका? विषम दिन है। आगे ये बात समझ में? सप्ताह कंप्लीट होने के बाद जो दिन शेष बचते हैं हमें उन्हें क्या कहते हैं? ओड डे कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? ओड डे है। आ गई होगी बात समझ में कि भाई एक जो नॉर्मल ईयर होता है भाई, 364 दिन में 52 सप्ताह होता है, आपको भी पता है। एक दिन जो फालतू होता है वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है, ओड डे होता है। क्लियर है? अब जैसे एक लीप ईयर पे बात करें कि सर एक लीप ईयर पे हम बात करते हैं। लीप ईयर का मतलब लीप वर्ष, और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं क्या? तो 366 का मतलब 52 वीक, 52 सप्ताह, और कितने? 2 दिन हो गए कि नहीं हो गए? है भैया 52 सप्ताह। भाई 364 दिन में कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह हो गए। और 366 दिन है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो एक लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं? 2 ओड डे होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं।
याद रख लोगे ना भाई, याद भी नहीं रखते हो तो निकाल तो सकते हो ना, इसीलिए तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है भाई, इसीलिए तो हम ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। क्लियर है कि सर एक नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या होती है 365, तो वहां से आपका ओल्ड डे निकल कर आया 1, और एक लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 366, तो वहां से ओल्ड डे निकल कर आया 2। ठीक है। अब मान लो एक हल्का सा क्वेश्चन समझा देता हूँ, अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा मैं, लेकिन साथ साथ एक एक दो दो एग्जांपल समझते चलेंगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो एक एक दो दो चीजें हम समझते चलेंगे, एक एक एग्जांपल की भाई हाँ इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, तो वो चीजें आपके फिर में मामले में बैठ जाएंगी। ठीक है। आइए जरा अब जैसे देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आओ सब लोग समझना कि मान लो एक क्वेश्चन ही आपको दे दिया कि लगातार 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, क्या दे दिया कि सर लगातार 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, कुल कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये दे दिया कि लगातार 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, कि हाउ मेनी ओड डेज इन कॉन्जुगेटिव 100 ईयर। अब 100 वर्षों में देखो जरा ध्यान से सुनना, 100 वर्षों में अगर वो ड्यूरेशन दे दे या वो गैप दे दे 100 साल का तो भी अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाए कि सर लगातार 100 वर्षों में, तो भैया लगातार 100 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल डेज, टोटल डेज डिवाइडेड बाय, देखो हर चीज का शॉर्ट ट्रिक होता है, ये चीजें हम बाद में सीखेंगे, अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं। टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7, और जो रिमाइंडर होता है वही ओड डे आता है, तो हमें सबसे पहले लगातार 100 सालों में कुल कितने दिन है ये निकालने पड़ेंगे। अब देखो जरा, आओ जरा मैं बताता हूँ कि लगातार 100 सालों में अगर मुझे कुल दिन निकालने हैं, तो अब देखो जरा एक साल में 365, ठीक है, तो एक साल में 365 दिन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 366 भी होते हैं, पहले 365 के हिसाब से, तो 100 साल में कितने हो गए, 36,500 हो गए कि नहीं हो गए। अब 100 साल में जितने लीप ईयर उतने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, भाई 365 पैंसठ तो ले ही लिया ना, तो 100 साल में लीप ईयर अभी अपन ने कितना किया था, 24 और 25, तो कितना हो गया ये भाई साहब, ये 36,525 और 36,524 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। 36,524 और इधर हो गया 36,000, बोलो होगा कि नहीं होगा। जिसके नहीं आया समझ में दोबारा से सुनो मेरी बात को, कि लगातार 100 वर्षों में अगर आपसे कोई कुल कुल दिन पूछे कि बताओ 100 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं, विषम दिन तो छोड़ो, सबसे पहले अगर उसने यही पूछ लिया ना कि कुल कितने दिन होते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई एक नॉर्मल ईयर हो जो होता है, लीप ईयर तो 4 साल बाद है, जनरली 4 साल बाद ले रहे हैं, लेकिन बाकी में तो 365 दिन ही होंगे। अगर मैं 100 वर्षों में 365 तो होंगे ही होंगे भाई, 365 तो होंगे ही होंगे, बाकी कुछ एक वर्ष ऐसे होंगे जहाँ दिन 366 होंगे, मतलब वो क्या होंगे, लीप ईयर, जितने लीप ईयर होंगे उतने दिन एक्स्ट्रा। तो अगर 365 के हिसाब से मानते हैं तो 100 सालों में 36,500 तो ये हो गए। ठीक है, 100 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं सर, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 24 और 25। ठीक है, तो कुल कितने दिन हो गए, 36,524 और 36,525, भाग दे दो, भाग दे दो 7 का, यहाँ भाग दे दो 7 का, तो यहाँ से शेषफल बचेगा 5 और इधर से शेषफल बचेगा भाई अच्छे। तो आप कह सकते हो कि लगातार 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आप बताएंगे या तो 5 होंगे या फिर 6। हाँ, अगर ड्यूरेशन दे दे, ठीक है, कि ये 100 साल है साहब, ठीक है, कि अगर ड्यूरेशन दे दे कि ये 100 साल आपको बता दिए, इन 100 सालों में आपको बताना है, अगर ड्यूरेशन दे तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन नहीं देता है तो आप बताएंगे 5 या, आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। बाकी चीजें जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोगों को एक एक चीज समझाएंगे। क्या, आ जाओ अच्छा। और देखो एक एक बात और देखो समझो, देखो एक साधारण वर्ष के बारे में एक बात और है, कि एक साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो साधारण वर्ष के बारे में एक बात और है, साधारण वर्ष मतलब नॉर्मली, क्या है एक बात और ध्यान से सुनो,
क्या है एक बात और वो चीज मैं क्लियर कर। देखो, एक जो नॉर्मल ईयर है ना, आप किसी भी साल का कैलेंडर उठाना जो नॉर्मल ईयर ना, उसको आप चेक करना, उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा। मतलब, नहीं सर समझ आया सर? दोबारा समझो कि किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आप उठाना, उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन चेक करना। मतलब कि 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का वार चेक करना उसमें। ठीक है कि सर 1 जनवरी और 31 दिसंबर का वार चेक करना बिल्कुल सेम, कि प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानी कि 1 जनवरी का अगर सोमवार है तो भैया 31 दिसंबर का भी सोमवार ही। समझ रहे हो कि 1 जनवरी का क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर का भी सोमवार ही होगा। इस बात को दिमाग, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। कि साधारण वर्ष में आप कह सकते हो कि सर प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन, प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होगा। लिख दे रहा हूं मैं भाई, याद रहे, अंतिम दिन समान हो। ठीक है कि सर प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या हो जाएंगे भैया, सम। ऐसा क्यों होता है? हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, आइए जरा इसको समझो। देखो कि सर एक नॉर्मल ईयर जो होता है ना, उसमें 365 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 का मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक है, अब मैं आपको एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। 2 तारीख का सोमवार है तो अगला सोमवार 9 का, उससे अगला 16 का, उससे अगला 23 का और उससे अगला 30 का। हमको पता है ना? अगर मान लो आपको किसी भी महीने में बता दिया कि सर 2 तारीख का सोमवार, तो अगला सोमवार कितने तारीख का होगा, हम फटाक से 7 जोड़ के बता देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 7 दिन बाद वार है। पता है ना कि 2 का सोमवार है तो अगला सोमवार 9 का, उससे अगला 16 का, उससे अगला सर 23 का, उससे अगला 30 का। तो अब देखो, हर एक सप्ताह के बाद वही वार आ रहा है। यहाँ पर मंडे था तो 9 का भी क्या आ रहा है, मंडे। यहाँ भी मंडे, यहाँ भी मंडे, यहाँ भी मंडे, यहाँ। हर एक सप्ताह के बाद वही वार आ रहा है। एक सप्ताह के बाद भी वही वार, 2 सप्ताह के बाद भी वही वार, 3 सप्ताह के बाद भी वही वार, 4 सप्ताह वही वार। यानी कि तो आप कह सकते हो कि अगर सोमवार में हम 1000 सप्ताह जोड़ेंगे तो भी हमारे पास सोमवार ही आएगा। और अगर हम सोमवार में 5000 सप्ताह जोड़ेंगे या 50 सप्ताह जोड़ेंगे तो भी हमारे पास सोमवार ही आएगा। क्या बोला मैंने? कि सोमवार में अगर 1000 सप्ताह जोड़ेंगे तो भी हमारे पास सोमवार आएगा। ठीक है, सोमवार में 5000 सप्ताह जोड़ोगे तो भी सोमवार आएगा, 10 सप्ताह जोड़ोगे तो भी सोमवार। इस बात को दिमाग में बिठा लिया। मान लो आपका प्रथम दिन है मंडे, तो अब कितने दिन बच गए? 364 दिन बच गए ना भाई। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, तो मंडे में 364 दिन जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तभी तो अंतिम दिन निकल कर आएगा। 364 का मतलब क्या, 52 सप्ताह। देखो प्रैक्टिकल समझना एक एक चीज को। मंडे में 52 सप्ताह जोड़ोगे तो अगला क्या, मंडे ही आएगा क्या? अभी तो समझा, या हर 7 दिन बाद बार रिपीट होता है। तो अगर मंडे में मैं 100 सप्ताह जोड़ूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, मंडे आएगा। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? है भैया, आई कि नहीं आई बात समझ में? फटाक से बताइए। आई थिंक आ गई होगी आपके बात समझ में कि मंडे में अगर मैं 52 सप्ताह जोड़ूंगा तो मंडे होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है ना, एक साधारण वर्ष जो होता है, वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। क्या बोलोगे? एक साधारण वर्ष जो है ना, वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। इस बात का खास ध्यान है। ठीक है, अब देखो एक लीप ईयर पे हम बात करते हैं। ठीक है, किस पर बात करते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब लीप वर्ष। लीप ईयर का मतलब लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या केस आएगा कि एक लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है ना, उससे आगे वाले दिन से। ठीक है, क्या बताया मैंने कि एक लीप ईयर जो है ना, जिस दिन स्टार्ट होता है उससे आगे वाले दिन समाप्त। क्या बोला?
कि सर एक लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उससे आगे वाले दिन समाप्त होता है। अगर मान लो किसी लीप ईयर में 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का उसमें मंगलवार मिलेगा। ये तो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इस बात को दिमाग में बिठाना है कि एक लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उससे आगे वाले दिन समाप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो एंड डे होगा ना लीप ईयर का, वो एंड डे क्या होगा, फर्स्ट डे में एक दिन जोड़ देंगे ए भैया, एंड डे बराबर फर्स्ट डे प्लस का 1 कर देंगे। क्या बोलो, फर्स्ट डे प्लस 1 कर दोगे तो एंड डे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता दो जरा फटाफट से। है भैया, एंड डे बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे में हम क्या कर देंगे, एक दिन जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। निकाल के भी बता देते हैं, चलो क्लियर करके बता देते हैं कि सर एक जो नॉर्मली सॉरी लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अगर मैं 366 दिनों के सप्ताह बनाऊं तो कितने सप्ताह हो गए भैया, 52 वीक हो गए कि नहीं हो गए, 52 सप्ताह हो गए। और कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया भाई साहब, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, सॉरी 2 दिन एक्स्ट्रा हुए कि नहीं हुए, कितने दिन हो गए, 2 दिन। मान लो पहला दिन सोमवार है, देखो जरा मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। मान लो पहला दिन सोमवार है, अब दिन कितने बच गए, 366 होता है तो 365 दिन जोड़ोगे ना। 365 का मतलब क्या होता है, 52 सप्ताह और एक दिन। यही होता है कि 365 का मतलब होता है 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, आ जाओ, मंडे में 52 सप्ताह जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंडे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो गए भाई साहब, एक दिन ज्यादा का फर्क आ गया ना। कि आपको बोला कि लीप ईयर में क्या होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है लीप ईयर, यानी कि 1 जनवरी का अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर का क्या होगा, मंगलवार होगा। आ रही है बात समझ में, सब लोगों के ये दिमाग में बैठ गया होगा कि 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्लियर है, उल्टा बोल गया क्या, तो ध्यान दो कि लीप ईयर में अगर 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का मंगलवार होगा, और नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी का अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर का भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्लियर है, आइए जरा पूरी बात एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको बोला कि सर 1 जनवरी 2005 का, ठीक है, बुधवार है, 1 जनवरी 2005 का क्या है, बुधवार है। आपसे पूछा कि सर 1 जनवरी 2006 का वार क्या होगा, क्या कि सर 1 जनवरी 2006 का वार क्या। अब हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अगर कंसेप्ट नहीं होते तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, अब जैसे देखो 1 जनवरी 2005 का बुधवार है तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर 1 जनवरी 2006 का वार कौन सा होगा। चलो तो हम बताते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको चेक करो, 2005। ठीक है, 2005 इज ए लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, सब नॉर्मल। और एक नॉर्मल ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन एंड होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर 1 जनवरी 2005 का बुधवार है तो 31 दिसंबर 2005 का भी क्या होगा, बुधवार ही। आ रही है बात समझ में, 31 दिसंबर 2005 का भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। अब आपको पता है कि 31 दिसंबर के बाद साल तारीख महीना सब कुछ बदलता है, बिल्कुल। तो 31 के बाद आ जाएगा 1 जनवरी, और 1 जनवरी का क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी का क्या हो गया, गुरुवार। तो यहाँ पर क्या आ गया, गुरुवार। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि सर 1 जनवरी 2007 का क्या होगा, ठीक है, और अगर मान लो इसको ऐसे ही कर दे कि सर 1 जनवरी 2008 का क्या होगा, आओ जरा इनका भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। अब देखो जरा 2006 फिर से क्या है आपके पास, एक नॉर्मल ईयर है। तो आप कह सकते हो कि सर 31 दिसंबर 2006 का, 31 दिसंबर 2006 का गुरुवार ही होगा ना। क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो जब 31 दिसंबर 2006 का गुरुवार है तो क्या 1 जनवरी 2007 का शुक्रवार होगा, बिल्कुल सर 1 जनवरी 2007 का क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा।
ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 का क्या आ गया भैया, शुक्रवार आ गया यहाँ से, बिल्कुल सर शुक्रवार आ गया 1 जनवरी 2007 का। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2008। ठीक है। 1 जनवरी 2008, तो सबसे पहले 2007 फिर से नॉर्मल ईयर है, तो आप कह सकते हो कि सर 31 दिसंबर 2007। ठीक है, कि 31 दिसंबर 2007 का भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। और ये बात समझ में कि सर 31 दिसंबर 2007 का भी शुक्रवार होगा, तो 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी 2008 आएगा ना, बोलो जरा। तो 1 जनवरी 2008 का बाद शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शनिवार। तो 1 जनवरी 2008 का क्या आया, शनिवार। अगर मान लो आपसे कोई पूछे 2009 पर, ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई पूछे 2009, तो अब आएगा ना 1 जनवरी 2009। अरे बोलो 2009 आया, बिल्कुल सर। तो अब देखो 2008 एक लीप ईयर था, और लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उससे आगे वाले दिन समाप्त होता है। तो क्या 31 दिसंबर 2008 का रविवार होगा, बिल्कुल सर 31 दिसंबर 2008 का क्या हो जाएगा, रविवार। तो 1 जनवरी का क्या हो जाएगा, क्या 1 जनवरी का सोमवार हो जाएगा, बिल्कुल सर 1 जनवरी का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2009 का सोमवार हुआ, ये लो सर, क्वेश्चन कर लिया कि नहीं कर लिया, देखो जरा। अब यहाँ से मैं एक चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है, कि जब भी हम नए साल में जा रहे हैं तो सेम डेट और सेम मंथ पे हमारे पास एक दिन बढ़ रहा है। और अगर कहीं लीप ईयर काम आ रहा है, जैसे यहाँ लीप ईयर काम आया, तो यहाँ कितने दिन बढ़ रहे हैं, 2 दिन बढ़ रहे हैं। तो बस इतना बिठा लो दिमाग में कि जब भी हम नए साल में जाते हैं तो सेम डेट और सेम मंथ पे हमारे पास कितना दिन बढ़ रहा है, एक दिन बढ़ रहा है। और कहीं लीप ईयर काम आ रहा है तो हमारे पास कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये आप सब लोगों का क्वेश्चन। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा, सबके बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। चलेगा, और आगे की कहानी समझते हैं हम, देखो जरा। देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका, देखो। मान लो आपको बोला कि सर 15 अगस्त 1945 का मंडे है। ठीक है, मान लो आप अपने को चेक करना है 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 और 15 अगस्त 1949। ठीक है, इनका हमें चेक करना है। क्या करना है, इनका हमें चेक करना। अब देखो, मैंने क्या बताया था अभी 2 मिनट पहले, कि जब भी नए साल में जाएंगे सेम डेट और सेम मंथ पे एक दिन बढ़ाएंगे, और पीछे जाएंगे तो एक दिन घटा देंगे। सिंपल सी बात है भाई, जब आगे जाने के लिए बढ़ाना पड़ रहा है तो पीछे जाने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन इतना याद रखना, अगर कहीं लीप ईयर काम आ रहा है तो 2 दिन घटाएंगे बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, और पीछे जाएंगे तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो जरा, 15 अगस्त 1945 से 15 अगस्त 1946, पूरा एक साल हो गया। बिल्कुल सर एक साल हो गया। अब इसमें इस एक साल में देखो, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब ही यही होता है, फरवरी का 29 दिन। और कोई मतलब नहीं होता है, बस इतना सा ही मतलब होता है लीप ईयर का, कि फरवरी का 29 दिन होना लीप ईयर का मतलब। फरवरी का 29 दिन होना एक लीप ईयर है। ठीक है। अब देखो 15 अगस्त 1945 से 15 अगस्त 1946 में 12 महीने हो गए। इन 12 महीनों में जो फरवरी काम आया है वो 1946 का काम। भाई अगस्त में तो 45 से, सॉरी 45 में तो अगस्त से ही स्टार्ट हुआ है, फरवरी आया 46 का, और 46 नॉर्मल ईयर है। बिल्कुल, तो एक दिन बढ़ा दो, मंडे के बाद क्या कर दो, ट्यूसडे। अब 46 से 47 पूरा एक साल हो गया। जी सर, पूरा एक साल तो हो गया, 46 से 47 बिल्कुल हो गया पूरा एक साल। तो जब पूरा एक साल हो गया तो जो इसमें फैब है वो कौन से का काम आ रहा है, 47 का काम आ रहा है, क्योंकि अगस्त, सॉरी 46 का फैब तो पहले ही निकल चुका। तो ये 47 जो है एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, सर नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन और बढ़ा दो, मंडे ट्यूसडे, और क्या हो जाएगा, Wednesday हो जाएगा। चलो सर Wednesday। ठीक है। अब 15 अगस्त 1948 पे आ गए।
क्या गए 15 अगस्त 1948 में। अब देखो 1947 से लेकर और 1948 तक, ठीक है, 47 से लेकर 1948 तक पूरा का पूरा एक साल। इसमें आपका जो फैब है वो 48 का काम आ रहा है, ना कि 47 का। तो 48 का काम आ रहा है तो 48 एक लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ा देंगे। लीप ईयर आया था तो 2 दिन बढ़ा दे, 48 इज ए लीप ईयर। तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा थर्सडे, और यहाँ पर क्या, ठीक है। अब 1948 से 1949 पर जा रहे हैं, तो भैया 1948 से कहा जा रहा है 1949, तो एक साल हो गया। फरवरी 49 का काम आया तो एक साल हो गया। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ आ गया होगा, है भैया। आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर 15 अगस्त 1945 का मंडे है तो 1946 का ट्यूसडे, 47 का वेडनेसडे और 48 का फ्राइडे और 49 का क्या हो जाएगा सैटरडे। क्लियर हो गई होगी बात, जो बात मैंने यहाँ से बताई है सबके पल्ले पड़ गई होगी, बिल्कुल सर सबके पल्ले पड़ गई। अब देखो जरा आओ एक और कंसेप्ट सीखते हैं। अभी देखो कितनी छोटी छोटी बातें हम कैलेंडर के अंदर सीखते चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, बहुत छोटी छोटी बातें हम कैलेंडर के अंदर सीखते हुए चल रहे हैं। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट आता है हमारा कैलेंडर रिपीटेशन का, ठीक है। क्या आता है कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर रिपीटेशन यानी कैलेंडर का दोहरान, कैलेंडर का दोहरान, कैलेंडर रिपीटेशन यानी कि कैलेंडर, कैसे होता है कैलेंडर का रिपीटेशन उस पर हमें बात कर, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि यहाँ क्या लिखा है कैलेंडर रिपीटेशन यानी कि कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ भैया सही कह रहा हूं मैं कि कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। कैलेंडर भी क्या होते हैं रिपीट। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 2023 का कैलेंडर किसी न किसी साल में वापस से रिपीट होगा। ऐसे कैसे, क्या ऐसे के ऐसे रिपीट होगा। जो आज डे है, आज की तारीख का जो वार है वही वार कोई ना कोई साल ऐसा आएगा जिसमें वही वार मिलेगा आज की तारीख। उसी को हम क्या कहते हैं रिपीटेशन, उसी को हम क्या कहते हैं रिपीटेशन। तो कैलेंडर का रिपीटेशन होता है, कैलेंडर का रिपीटेशन होता है कि जो कैलेंडर आप 2023 में यूज कर रहे हो कोई ना कोई साल ऐसा आएगा उसमें इस कैलेंडर को आप वापस से यूज कर पाओगे। जो कैलेंडर आप 2024 में यूज कर रहे हो वो भी आगे कोई ना कोई साल ऐसा आएगा जिसमें आप उसको वापस से यूज कर पाओगे। या फिर 2023 में जो कैलेंडर आप यूज कर रहे हो ये इससे पहले भी कभी ना कभी यूज हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब देखो छोटी सी बात तो एक समझ लेना कि जो नॉर्मल ईयर है ना उस नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में ही रिपीट, ठीक है। और जो लीप ईयर है, ठीक है, उस लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। होल ईयर के कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे के पूरे साल का कैलेंडर, पूरे के पूरे साल का कैलेंडर, ठीक है। होल ईयर के कैलेंडर पे बात कर रहे हैं, होल ईयर पूरे साल का कैलेंडर अगर हमें सेम करना है तो ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा और लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीट होगा। अगर पूरे साल की बात कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नॉर्मल ईयर का लीप ईयर में रिपीट हो जाए और लीप ईयर का नॉर्मल ईयर में रिपीट हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं। आ गई होगी बात समझ में। तो याद रखना कि कैलेंडर रिपीटेशन पे बात कर रहे हैं तो अगर पूरे साल का कैलेंडर रिपीट कर रहा है तो नॉर्मल का नॉर्मल में रिपीट होगा और लीप का लीप में रिपीट होगा। पूरे साल का ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नॉर्मल का लीप में हो जाए लीप का नॉर्मल में, क्योंकि एक दिन का फर्क होता है भैया। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, नॉर्मल का नॉर्मल में होगा, लीप का क्या होगा लीप में होगा। सिर्फ वार समान होंगे, त्योहार समान नहीं, क्योंकि आपको भी पता है त्योहार तो आपके हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बनते हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ वार समान होंगे, त्योहार समान नहीं होंगे, ठीक है।
अब जैसे देखो हाउ, अब आपने पूछा कि सर हाउ कैलेंडर रिपीटेशन कैसे होता है, उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। हाउ, तो देखो जरा, कैलेंडर का रिपीटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी ईयर का रिपीटेशन करना है उस ईयर में आप 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। क्या करना है कि जिस भी ईयर का रिपीटेशन हमें करना है उस ईयर में 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अगर हम किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं या किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा कि रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज इज लेस देन 4, ठीक है। या तो 1 2 3 या फिर 0 होगा, भैया यही होगा ना रिमाइंडर, और क्या हो सकता है, रिमाइंडर तो यही होगा, या तो 1 बचे या 2 बचे या 3 बचे या फिर 0 बचे, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर है। क्या है ये, रिमाइंडर। कहाँ से आया, ईयर डिवाइडेड बाय 4 किया, ये क्या है, रिमाइंडर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। कहाँ से आया कि किसी भी ईयर में डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 4। जब किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आएगा 1 2 3 या 0। अब देखो जरा, अगर एक रिमाइंडर बचे तो आपका कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। एक रिमाइंडर बचे तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर। अगर दो रिमाइंडर बचे तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर, और अगर तीन रिमाइंडर बचे तो भी कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर, और जीरो रिमाइंडर बचे तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 28 ईयर। अब कोई मुझे ये बता सकता है जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, भैया कोई मुझे ये बता सकता है कि जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, जीरो रिमाइंडर का मतलब है अगर ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे हो, जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है चेयर का, और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब लीप ईयर। तो आप यहाँ कह सकते हो कि लीप ईयर का कैलेंडर तो 28 साल बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर हमें किसी भी ईयर का कैलेंडर रिपीट करना है तो ध्यान से सुन लेना भैया, मैंने क्या बोला कि किसी भी ईयर का कैलेंडर रिपीट करना है तो उस ईयर में डिवाइड कर दो 4 से। अगर हम उस ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1 2 3 या 0। अगर वन रिमाइंडर बचे तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर पे। अगर टू रिमाइंडर बचे तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर पे। थ्री रिमाइंडर बचे तो भी कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर पे। और अगर जीरो रिमाइंडर बचे तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 28 ईयर। क्लियर है। चलो आओ तो चेक करके मैं बताता हूँ। जैसे अभी 2000 आपका 23 चल रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 2023 में जो कैलेंडर चल रहा है वो वापस से कब यूज में लोगे, है भैया। किसी ने भी पूछ लिया आपसे कि 2023 में जो कैलेंडर चल रहा है उस कैलेंडर को आप वापस से कब यूज में लोगे, तो भैया क्या करना है, 23 में भाग दे दो कितने का, 4 का, ठीक है भाई। लास्ट के दो अंकों में ही देते हैं, 23 में 4 का भाग दे दिया, रिमाइंडर बच गया 3। कितना रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। और 3 रिमाइंडर पे कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, आफ्टर 11। 3 रिमाइंडर पे कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, आफ्टर 11 ईयर। कितने साल बाद, आफ्टर 11 ईयर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो कैलेंडर हम 2023 में यूज करेंगे प्लस 11 कर दो तो मतलब वो दूसरा कैलेंडर कौन सा यूज करेंगे, 2024। देखो जरा, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल। आ रही है बात समझ में कि 2023 में जो कैलेंडर है, ठीक है, वही कैलेंडर 2034 में होगा। तो कैलेंडर को फेंकना नहीं है, कैलेंडर को संभालना, ठीक है। ये कैसे आया सर, अभी तरीका बताया था कि ईयर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 या 0। अगर वन रिमाइंडर है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर। अगर टू रिमाइंडर है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर। थ्री रिमाइंडर है तो भी कैलेंडर आफ्टर 11 ईयर। और जीरो अगर रिमाइंडर है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 28 ईयर। बट इट क्लियर हो गया होगा सब लोगों का, चलो बहुत अच्छा। अब एक एग्जांपल मान लो आपसे कोई ये पूछ ले कि 2034 का कैलेंडर ये कब रिपीट होगा सर, तो 2034 में जो कैलेंडर यूज करेंगे वो कब रिपीट होगा, तो भैया 34 डिवाइडेड बाई 4 कर दो। तो भैया 34 डिवाइडेड 4 8 32, दो रिमाइंडर बचा ना। कितना रिमाइंडर बच रहा है, दो रिमाइंडर बच रहा है। तो दो पे कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा, बिल्कुल सर 11 साल। तो क्या कर दिया, 2023 प्लस 11, ना सॉरी 34 प्लस 11, ठीक है, कि 2034 प्लस 11 कर, तो कितना आ जाएगा, 2045 आ जाएगा क्या, बोलो जरा। क्या आ जाएगा, 2045 आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 2034 का कैलेंडर 2045 में रिपीट होगा, 2023 का कैलेंडर 2034 में। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट होगा, ठीक है। और 34 वाला कब रिपीट होगा, 2045 में रिपीट।
क्लियर है? तो इतनी सी बात आप सब लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी, कैलेंडर रिपीटेशन वाली जो बात मैंने यहाँ से आपको बताई है। अब जैसे देख लो, एक कैलेंडर और देख लेते हैं। मान लो कि 2017 है, तो 2017 का आपको बोला कि 2017 का कैलेंडर वापस से कब यूज में लिया जाएगा, तो आपने 17 में डिवाइड किया 4 से, तो एक रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बच रहा है? एक रिमाइंडर बच रहा है। और एक रिमाइंडर पे कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद रिपीट होता है। बताया ना कितने साल बाद रिपीट होता है? आफ्टर 6 ईयर रिपीट होगा। बिल्कुल सर। तो 2017 प्लस का 6 कर दिया, तो 2017 और 6 कितना हो जाएगा? 2023 हो जाएगा। ठीक है कि सर कब हो जाएगा? 2023 हो जाएगा। 2017 का जो कैलेंडर है वो 2023 में रिपीट हो जाएगा। ऐसे कैसे? क्लियर है? आई थिंक ये कैलेंडर रिपीटेशन की कहानी आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट सेशन पे बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है कैलेंडर का वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। ठीक है, कि कोई भी डेट दे दी जाती है, उस डेट के अकॉर्डिंग डे कैसे निकालना होता है, बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। क्लियर है? तब तक के लिए आप फर्स्ट पार्ट को एंजॉय कीजिए। एक एक चीज जो बेसिक बातें मैंने यहाँ से सिखाई है, ये अगले सेकंड पार्ट में हमारी काम आने वाली है। तो इन सब को आप आराम से पढ़िएगा, मस्त पढ़िएगा और एक एक चीज को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।